तो चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया 1756 से लेकर 1857 के बीच में। अगर हम ब्रिटिश के फुट की बात करें कि इंडिया में एक तरीके से जो स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिश कंपनी का, वो हमको देखने को मिलता है कि जब जहांगीर ने क्या है एक तरीके से ग्रांट किया था ब्रिटिशर्स को कि वो सूरत के अंदर क्या है फैक्ट्री को स्टैब्लिश करे, उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे करके क्या है उनका पावर जो है ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। फॉर्मल अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमको बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जो कि 1757 में, उसके बाद से हमको क्या है ब्रिटिश रूल जो है या हम कह सकते हैं कि यहीं से हमें देखने को मिलता है 1757 से कि वो जो ट्रेडिंग कंपनी थी वहां से क्या है एक स्विच जो है हमको एडमिनिस्ट्रेशन के भी अंदर जो है देखने को मिल रहा होता है। अगर हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की बात करें तो पहला इसमें है कि ब्रिटिशर्स का राइज होता है बंगाल रीजन के अंदर। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में आज के डेट में जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है बांग्लादेश पहले वो था, साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा का भी पार्ट था। मतलब आज के डेट में बंगाल से जो हम समझते हैं सिंपल आज बंगाल हम बोलते हैं तो वेस्ट बंगाल की हम बात नहीं करें, वेस्ट एंड ईस्ट जो हम कह सकते हैं कि दोनों बंगाल, एक बांग्लादेश हो गया और दूसरा वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का पार्ट है। आज के डेट का बिहार प्लस उड़ीसा ये सारे क्या मिलकर बंगाल थे। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम बंगाल की बात करें तो मेनली क्या है टेक्सटाइल के अंदर था, सिल्क के अंदर था, सॉल्ट के अंदर देखने को मिलता है। इवन देखा गया कि एशिया से जो भी क्या है जो भी एक्सपोर्ट होता था, मतलब अगर हम देखें कि ब्रिटिश में इंपोर्ट्स की बात करें तो एशिया से जितना भी सामान इंपोर्ट होता था ब्रिटिश के अंदर, उसमें से 60% जो सामान जो है गुड्स जो है वो कहां से आ रहा था, तो बंगाल से आ रहा था। नेक्स्ट अगर हम 1651 में देखें तो पहला क्या है इंग्लिश फैक्ट्री जो है बंगाल के अंदर क्या है हुगली में एस्टैब्लिश होता है। परमिशन जो है वो कहां से मिल रहा है, तो सुजा से मिलता है। सुजा कौन थे भाई, जो दूसरे बेटे थे किसके, एम्परर शाहजहां के, एंड जो कि सूबेदार भी थे किसके, बंगाल के। तो एक तरीके से 1651 के अंदर क्या है कि जो पहला फैक्ट्री है बंगाल के अंदर जो कि एस्टैब्लिश होता है हुगली में, इसका परमिशन जो है वो जो शाहजहां थे उनके दूसरे बेटे सुजा से जो है मिलता है। सुजा कौन थे, सूबेदार थे बंगाल रीजन में, ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उनको फ्री ट्रेड का क्या है एक तरीके से परमिशन मिलता है बंगाल, उड़ीसा और बिहार। मतलब पहले का अगर हम देखें तो पूरा बंगाल रीजन या प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे का पूरा जो रीजन था उसमें क्या है फ्री ट्रेड का एक तरीके से क्या है कि लाइसेंस जो है वो ग्रांट होता है। बदले में उनको क्या देना था कि साल का 3000 रुपए जो है वो पे करना था किसको, जो नवाब थे बंगाल के उनको, ठीक है। बदले में जो भी ट्रेड होगा चाहे मन जितना भी ट्रेड वहां से हो सारे के सारे क्या है कोई भी उस पर जो टैक्स है वो इंपोज नहीं होगा मुगल एम्पायर के द्वारा। 1698 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इंग्लिश जो है वो क्या है जो जमींदारी है तीन गांव का, एक है सुल्तानाती, दूसरा गोविंदपुर और हमने पढ़ा भी था कलिकता जो बाद में जाके क्या है कलकत्ता में डेवलप होता है शहर में, ठीक है। तो इंग्लिश में 1698 में क्या है इन तीनों रीजन्स का या गांव का क्या है जमींदारी जो है वो खरीदते हैं। तो खरीदते हैं किससे, जो सूबेदार थे अजीम उस शान उनसे क्या है खरीदते हैं क्या एक तरीके से जो जमींदारी है इन तीन रीजन का, जो कि बाद में जाके क्या है कलकत्ता में कन्वर्ट होता है या कलकत्ता के रूप में राइज करता है। 1717 के बाद से क्या है फारूक शाह जो है वो क्या है ट्रेड प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं कि एक तरीके से कंसेशंस जो है वगैरह जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से क्या प्रमोट किया जाता है कि ज्यादा ट्रेड जो है वो हो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा, उतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा तो उतना फारूक शाह को पैसा मिलता है। तो एक तरीके से क्या है वो जो नहीं कहते कि जो ट्रेड है या टैक्स में कंसेशन कर देना वो सारी चीजें जो है वो देखने को मिलता है फारूक शाह के द्वारा। फॉल ऑफ बंगाल की बात करें तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कंपनी और नवाब के द्वारा। मेन रीजन जो हमें देखने को मिलता है वो ये क्योंकि नवाब ने क्या है कि कंपनी को फ्री ट्रेड का लाइसेंस दिया था लेकिन उनके ऑफिसर फ्री ट्रेड करने लगे थे प्राइवेट ट्रेड को लेकर। तो इस वजह से क्या है क्योंकि प्राइवेट ट्रेड का पैसा तो नवाब को नहीं जा रहा था, तो वहां पे देखने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या है जो फ्रेंच है और इंग्लिश वो भी आपस में क्या है लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पे क्या है जो सिराज उद दौला थे जो कि ग्रैंडसन थे किसके, पोते थे अलीवर्दी खान के, ये इंग्लिश को क्या है एक तरीके से क्या है धमकी भी देते हैं, ये समझाते हैं कि भाई तुम जो है प्राइवेट ट्रेड मत करो, ठीक है। और जो दस्तक का मिसयूज जो है वो मत करो, दस्तक जो है हम कंपनी को दिए हैं, हम यहाँ के ऑफिसर को नहीं दिए है। इस वजह से क्या है प्राइवेट ट्रेड जो है वो तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। कंपनी जो है वो फेवर कर रहा था जो भी नवाब के राइवल्स थे, ठीक है। एंड जैसे कि देखने को मिलता है कंपनी जो है वो फेवर करता है कृष्ण बल्लभ को। कृष्ण बल्लभ क्या है नवाब के एक तरीके से ट्रेटर थे, मतलब यहाँ पे क्या नवाब से एक विद्रोही थे, ठीक है, यहाँ से भागे थे कुछ धोखा देके नवाब को। तो उनको क्या कृष्ण बल्लभ को देखा गया कि कंपनी जो है वो क्या है पनाह देता है, साइलम देता है। तो इसी कारण से क्या नवाब से काफी ज्यादा खटास जो है हमें देखने को मिलता है कंपनी का। सिराज फिर क्या है अटैक भी करते हैं फोर्ट विलियम्स को जून 1756 के अंदर, और जो कलकत्ता है उसको क्या है उसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड ये जो है उनके कमांडर मानिकचंद जो थे वो थे कैप्चर करने के दौरान, फिर वहां से क्या है फिर वापस लौट जाते हैं मुर्शिदाबाद। तो नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो 1757 में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो एक नाम है मानिकचंद। मानिकचंद कौन थे भाई, नवाब के यानी कि सिराजुद्दौला के ऑफिसर इंचार्ज थे कलकत्ता के। ये क्या करते हैं, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर से पैसा लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, घुस लेते हैं एंड कलकत्ता को सरेंडर कर देते हैं। अब कलकत्ता का सरेंडर का जैसे ही न्यूज़ पहुंचता है मद्रास, तो मद्रास में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी की अथॉरिटीज को लगता है कि भाई सरेंडर तो कर दिया है, मतलब नवाब जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स को भले ही दे दिए, क्यों, क्योंकि एक तरीके से जो धोखा हुआ था मानिकचंद के द्वारा उसके चलते देखने को मिलता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि जो नवाब है तुरंत क्या है रिटेलिएट भी करेंगे। एंड इसी चीज से लड़ने के लिए या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या है मद्रास में बैठी जो अथॉरिटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्या है रॉबर्ट क्लाइव को क्या है आर्मी के पूरे बटालियन के साथ भेजती है कि आप जाइए कलकत्ता की सिचुएशन को नॉर्मलाइज कीजिए और देखिए वहां की स्थिति को। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मार्च करते हैं अगेंस्ट कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव के पास एक दिमाग में उनके ये भी चल रहा था कि भाई हमको तुरंत कलकत्ता का जो काम है निपटाना है और वापस क्या है वापस मद्रास जाना है, क्योंकि मद्रास में भी खतरा जो है वो फ्रेंच से कंटिन्यूअसली था ही। अब यहाँ देखते हैं हम कि जैसे ही क्या है रॉबर्ट क्लाइव पहुंचते हैं तो इतना मतलब आर्मी स्ट्रेंथ तो लेके पहुंचे ही थे। अब नवाब को लगता है कि अब तो यहाँ पे रिटेलिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ ट्रीटी जो है वो साइन कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अलीनगर हम कह रहे हैं, अलीनगर जो है जैसे जो हम कह सकते हैं कलकत्ता का जो नाम है वो हमको देखने को मिलता है कि पहले का जो नाम था सिराजुद्दौला जैसे बने थे नवाब, तो उन्होंने अलीनगर कर दिया था। तो अलीनगर जो है वो कलकत्ता है, तो ट्रीटी ऑफ कलकत्ता या ट्रीटी ऑफ अलीनगर हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे क्या है कि जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो क्या करते हैं रॉबर्ट क्लाइव को यानी कि ब्रिटिशर्स को वापस से जो पहले उनका जो ट्रेडिंग राइट्स था, जो प्रिविलेजेस था, पावर्स था, उसको रिस्टोर कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कि ये जो है ये तो रिस्टोरेशन मेरे इतने आर्मी के प्रेजेंस के कारण ये कर रहे हैं, एक दबाव में आके कर रहे हैं कि हम जैसे ही ये जाएंगे तो वापस ये क्या करेंगे, वापस जो है उस सारी चीजों को लेना चाहेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रख के क्या है क्लाइव जो है एक तरीके का षड्यंत्र करते हैं कि ये सिराजुद्दौला को यहाँ से हटा ही दिया जाए या मार दिया जाए। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम मीर जाफर था उनका। मीर जाफर जो कि कमांडर इन चीफ थे नवाब के आर्मी के। दूसरा हो गया कुछ बिजनेस मर्चेंट्स भी थे जैसे रायदुल्लभ हो गया, एक बैंकर थे जगत सेठ, ओमीचंद, ये सब मिलकर क्या करते हैं ये सोचते हैं कि मीर जाफर जो है इन्हीं को नवाब बनाया जाए, क्योंकि एक तरीके से ये क्या ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर थे और नवाब जो है पहले सिराजुद्दौला इनको हटा दिया जाए। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि एक तरफ से क्या है हमको देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स आते हैं लड़ने के लिए, और दूसरी ओर से नवाब जो है ये तो सोचते थे कि भाई हम तो अपने आर्मी को भेज दिए किसके अंदर में, मीर जाफर के अंदर में। लेकिन मीर जाफर जैसे ही पहुंचते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं 23 जून 1757 को। एंड इस दिन देखने को मिलता है कि मीर जाफर के कमांड पे क्या है जो आर्मी है वो मूव ही नहीं करती, हमला ही नहीं करती है। और हमला नहीं करती है तो बिना लड़े हुए क्या है इंग्लिश जो है उस लड़ाई को जीत चुके थे, क्योंकि मीर जाफर ही उनकी पार्टी में आ चुके थे, ठीक है, जो कि सामने वाले का कमांडर इन चीफ है। जिसके कारण क्या है कि नवाब की आर्मी जो थी वो बिल्कुल इनएक्टिव रही और मीर जाफर जो है उसके बाद देखने को मिलता है कि नवाब ऑफ बंगाल जो है वो बनता है, सिराजुद्दौला को क्या है कैप्चर करके बाद में मार भी दिया जाता है। इस चीज का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है कि आखिर इंग्लिश जो है वो काफी
खफा क्यों थे सिराज के साथ। तो इसका बैकग्राउंड हमें ये देखने को मिलता है कि जब कलकत्ता का कैप्चर जो है नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा किया जा रहा था 20 जून 1756 के अंदर, तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी हमें देखने को मिलता है जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी असल में क्या है, एक तरीके का स्मॉल डंजन है, कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स के अंदर कलकत्ता में। एंड डंजन हम लोग कहते हैं कालकोठरी को, एक छोटी सी कालकोठरी है जहाँ पे बहुत लोगों को क्या है, मतलब जब इंग्लिश के खिलाफ क्या फोर्ट विलियम्स में कब नवाब की आर्मी आई तो नवाब जो है आए थे वहाँ पे, तो जब हमला कर रहे थे तो जो बचे हुए सैनिक थे इंग्लिश के वो क्या भाग के छुप रहे थे, तो वो क्या है कालकोठरी में रहते हैं। एंड वहाँ पे क्या है, कालकोठरी में ही क्या है कि एक छोटे से कालकोठरी के अंदर क्या है 123 इंग्लिशमैन को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे खफा हो गया क्या है कि ब्रिटिशर्स के मन में भी जो है नवाब सिराजुद्दौला थे तो उनके खिलाफ क्या है बहुत ही ज्यादा मतलब एग्रेसिव बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या ब्रिटिशर्स का जो एगोनी है वो क्यों है, तो हमें याद रखना है ब्लैक होल ट्रेजेडी के चलते। रिजल्ट अगर हम देखें बैटल ऑफ प्लासी का, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि मीर जाफर जो है वो क्या है वो नवाब बन चुके थे। नवाब बन चुके थे तो क्लाइव के साथ जो डील करके आए होंगे तो वो डील में तो उनको देना भी पड़ेगा, तो देना क्या पड़ेगा, तो इन्होंने क्या है 24 परगना का जमींदारी जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया। फिर क्या है हमें देखने को मिलता है कि 2,34,000 पाउंड जो है वो क्लाइव को एज अ गिफ्ट जो है वो देते हैं, एंड 50 लाख जो है वो आर्मी ऑफिसर्स को डोनेट करते हैं या देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर जो है इनको देना पड़ता है इन सारी चीजों को, क्योंकि वो बने ही किसके कारण थे, ब्रिटिशर्स यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ही देखने को मिला था हमें। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें बैटल ऑफ प्लासी की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये बैटल ऑफ प्लासी काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल हमको देखने को मिलता है कि इंपैक्ट छोड़ के जाता है। सबसे पहला क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके प्रेस्टीज में क्या हुआ, बूस्टिंग देखने को मिला, उनका शान और शौकत बढ़ गया कि भाई हम जो है वो क्या है इतने बड़े नवाब की आर्मी को भी हरा दिए। दूसरा, नवाब जो है वो क्या है अब चूंकि कौन बन गया था, मीर जाफर बन गया था, और मीर जाफर नवाब बन गया तो वो क्या था एक तरह का कठपुतली हो गया, क्योंकि बना ही किसके द्वारा था, रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वो उनका क्या हो गया, पपेट हो गया। एंड यहीं से क्या है कि जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है ब्रिटिश का वो स्टार्ट हो जाता है इंडिया के अंदर, हमें देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स अब क्योंकि उनके कंट्रोल में क्या आ गया था, बंगाल तो पूरी तरीके से लूटपाट मचाए, जितना ज्यादा एक्सट्रैक्शन जो है वो कर सके रिसोर्सेज का, जितना ज्यादा वहां से प्रॉफिट जो है वो कमा सके, सारा धन वहीं पे था। एंड क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में कौन आ गया, जो रीजन था बंगाल का, तो जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट थे बंगाल के अंदर फिर वो क्या है सरेंडर कर दिए जाते हैं किसके पास, ब्रिटिश के पास। तो क्योंकि क्या है ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में बंगाल का रीजन आ गया, क्योंकि उन्हीं के बंगाल के जो नवाब थे उनके ही कठपुतली थे मीर जाफर, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था उनको। तो एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट थे बाद में जाके क्या है बंगाल के अंदर वो ब्रिटिश को मजबूरी में आके ही कहो लेकिन उनको जो है सरेंडर कर देना पड़ा। तो अगर हम बैटल ऑफ प्लासी के आफ्टरमैथ की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो है वो है डिपोजिशन ऑफ मीर जाफर। अब मीर जाफर को कौन बनाया, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही क्या है मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है उनको था कि पूरे ढंग से बंगाल के रिसोर्सेज को वो क्या है एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, उनसे जो है वो प्रॉफिट जो है गेन नहीं कर पा रहे। तो उनके दिमाग में चल रहा था कि मीर जाफर को जिस तरीके से हमने सोच के बनाया था इनको अब ये कुछ ज्यादा खासा काम के नहीं रह गए, तो इसी कारण से इनको क्या हटाने की भी प्रक्रिया जो है वो चालू हो गई थी। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कंपनी जो है क्या है कि कोशिश कर रही थी कि जो नवाब का कंट्रोल है बंगाल पे उस चीज पे कंट्रोल करे ताकि जितना भी वेल्थ है प्रोविंस का उसको एक तरीके से खाली किया जा सके या ड्रेन जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी जो थे वो मीर जाफर को फेस करने पड़े, जैसे कि अगर हम देखें तो मिदनापुर के जो राजा थे राजा राम सिन्हा और हेजिर अली खान जो कि पूर्णिया के थे, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम जो है वो मीर जाफर को रूलर मानते नहीं, वो कमांडर इन चीफ था, हमारे जो रूलर थे नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे, तो अगर तुम उसको मार के भी बन जाओगे तो तुम हमारे रूलर तो नहीं बन जाओगे, तो कमांडर थे धोखे से मारे उनको। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बंगाल का फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन क्या हो गया बिगड़ने लगा, और मेन अगर देखा जाए तो मीर जाफर खुद का क्या है इसका इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने लगा। कंपनी काफी ज्यादा क्या है जो पैसा है वो डिमांड कर रही थी। ठीक है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं था, वो बहुत ज्यादा पैसा डिमांड कर रही थी, और इसी चीज से फ्रस्ट्रेशन जो है जो मीर जाफर का वो भी जो है वो बढ़ने लगा था। कंपनी को ये भी दिमाग में चल रहा था, उनको थोड़ा थोड़ा हिंट ये भी था कि मीर जाफर जो है वो क्या है डच के साथ भी डील कर रहे हैं। ठीक है, और डील कर रहे हैं ताकि इंग्लिश का जो पावर है वो बंगाल के अंदर क्या है वो कम किया जा सके। मतलब एक तरीके से क्या है इंग्लिश जो है वो शक भी कर रहे थे कि मीर जाफर जब खुद के साथ नवाब के साथ ट्रेटर जो है वो साबित कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो हमको तो दे ही सकता है बिल्कुल, मतलब जहां उसको फायदा होगा वहां चला जाएगा। तुमको ये भी सुनने में आ रहा था, मतलब बोल सकते हैं कि उनको ये भी नॉलेज था इस चीज का कि जो मीर जाफर है वो कहीं ना कहीं डच के कॉन्टैक्ट में है, डच के इन्फ्लुएंस में है, जिसके कारण क्या हो गया कि जो इंग्लिश है उसका पावर जो है वो कम करना चाहता है। तो इसी चीज को देखने को मिलता है कि जो मीर जाफर के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है सक्सेशन का वो भी देखने को मिलता है। जैसे मीर जाफर की बात करें तो इनको फोर्सफुली क्या है रिजाइन करवाया गया था। इनके दो हमको याद रखना है, एक तरफ समझो कि इनके बेटा है, दूसरी तरफ क्या है इनके दामाद है। बेटा का नाम मिरान है और दामाद का नाम जो है मीर कासिम है। मीर कासिम को क्या है कलकत्ता के जो गवर्नर थे जिनका नाम वेंसी टार्ट था ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और मीर कासिम को क्या है नवाब जो है बना दिया जाता है, और इसके रिटर्न में मीर कासिम जो है वो क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी जो है वो ग्रांट करता है बर्दवान रीजन का, मिदनापुर का और चिट्टागोंग। तो हमको देखने को मिलेगा कि मीर जाफर के बाद क्या है उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, उनको रिजाइन करवा दिया गया, एंड इनके बेटे मिरान है और दामाद जो है वो मीर कासिम है, और मीर कासिम को सपोर्ट करते हैं गवर्नर ऑफ कलकत्ता, और ये क्या है नवाब बन जाते हैं। एंड मीर कासिम नवाब बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट करते हैं जमींदारी 3 रीजन का, एक है बर्दवान, दूसरा मिदनापुर और तीसरा जो है वो है चिट्टागोंग। तो अगर हम मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में देखें तो कुछ पहले ट्रीटी हुई थी मीर कासिम और कंपनी के बीच में, जिसके अंदर क्या है मीर कासिम ने क्या है जो बर्दवान का डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर चिट्टागोंग है ये तो इंग्लिश कंपनी को दिया ही था, साथ ही साथ जो चूना यानी कि लाइम प्लास्टर का जो ट्रेड था सिलहेट का उसका भी 50% शेयर जो है इन्होंने क्या है कंपनी को भी दिया था। कासिम फिर क्या प्रॉमिस किया कि भाई हर साल जो है 5 लाख रुपए जो है कंपनी को देंगे। कंपनी ने भी सोचा कि भाई ये जो कासिम हमको आदमी मिला ये बिल्कुल ही सही रहेगा, आइडियल पपेट रहेगा, हमारा कठपुतली बहुत अच्छा रहेगा। एंड धीरे करके उनको रियलाइज होता है कि ये जो है उनके जो गेम ऑफ इंपेरियलिज्म है उसमें फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि अपनी मनमानी भी कर रहा था। ठीक है, जैसे कि कुछ मेजर्स जो है वो टेकन लिए गए एक तरीके से कासिम के द्वारा। पहला क्या है कि कलकत्ता से खुद को दूर करने के लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद से कैपिटल जो है मुंगेर शिफ्ट कर लिया था बिहार के अंदर। दूसरा ब्यूरोक्रेसी को भी रीऑर्गेनाइज किया, जो ब्यूरोक्रेसी था जो ऑफिसर्स थे उनको भी रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि उनको लगा था कि ये ऑफिसर्स में जाकर क्या कंपनी के वफादार है हमको कभी भी धोखा दे सकते हैं। जो करप्शन है उसको भी क्या है रिमूव किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। फिर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है इनलैंड ड्यूटीज के रेगुलेशन में, जहां पे कासिम जो है वो जितने भी इनलैंड ड्यूटीज थे उनको एबॉलिश किया। ठीक है, ताकि क्योंकि हो क्या रहा था कि जो दस्तक इशू हुआ था नवाब के द्वारा कंपनी को कि वो फ्री ट्रेड कर सके, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उन दस्तक को इंडियन मर्चेंट को बेचने लगे थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, अपने प्राइवेट फायदे के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो कासिम है वो क्या है उसको दस्तक को ही एबॉलिश जो है वो कर देता है। नवाब और कंपनी का टसल धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो एक वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। यही वॉर हमको देखने को मिलता है इंग्लिश और मीर कासिम के बीच में 1763 में। तो यहाँ क्या इंग्लिश जो है एक तरीके से कामयाब हो जाते हैं, मीर कासिम जो है बचाकर जो है भागता है, एंड भाग के वो अवध पहुंचता है, और जाके वहां
पे क्या है मदद मांगता है। वहाँ पे कौन थे? तो वहाँ पे क्या है नवाब जो है अवध के शुजा-उद-दौला। दूसरी ओर क्या हमको देखने को मिलता है कि जो मुगल एम्पायर शाह आलम II थे वो भी क्या थे, एक तरीके से दिल्ली से भगाए हुए भगोड़े थे, फ्यूजिटिव हम कहते हैं इसको, ठीक है। एंड वो रह रहे थे कहाँ पे? शुजा-उद-दौला के यहाँ ही रह रहे थे, स्टे कर रहे थे। तो तीनों मिल जाते हैं, एक तरफ शुजा-उद-दौला, शाह आलम II और मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम कौन थे भाई? मीर जाफर के दामाद, हमने पढ़ा भी था। मीर जाफर बैटल ऑफ प्लासी, मीर जाफर जो है नवाब बनते हैं, किसको हरा के? सिराजुद्दौला को, ठीक है। सिराजुद्दौला को हटा के क्या है खुद क्या है मीर जाफर बनते हैं, मीर जाफर को हटा कर क्या है उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि मीर कासिम जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलता है यहीं पे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। 1764 में एक तरीके से विक्ट्री होता है किसका? सुपीरियर मिलिट्री पावर का, जिसका जो कि था ब्रिटिश आर्मी का। तीन याद रखना इसमें, एक तरफ बंगाल हो गया, अवध हो गया, मुगल हो गया। बंगाल की तरफ से क्या मीर कासिम है, अवध की तरफ से शुजा-उद-दौला, मुगल एम्पायर कौन है? शाह आलम II। तीनों की आर्मी जो है मिलती है ब्रिटिश आर्मी को डिफीट करने के लिए, व्हिच वाज लेड बाय हेक्टर मुनरो ऑन 22 अक्टूबर 1764। ये जो बैटल लड़ा जाता है इसमें क्या है ब्रिटिश आर्मी जो है वो जीत जाता है, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है कि मीर कासिम को उसके थ्रोन से जो है वो हटा दिया जाता है। अगेन इनको हटा के क्या इन्हीं के ससुर को फिर से मीर जाफर को क्या है नवाब जो है वो बना दिया जाता है कंपनी के द्वारा। एंड बाद में क्या है उनके जो छोटे बेटे थे, मतलब बड़े बेटे कौन थे? मीरान थे, ठीक है, और छोटे बेटे थे नाजिम-उद-दौला, उनको क्या है उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो देखने को मिलता है कि नाजिम-उद-दौला ही क्या है ट्रीटी को भी साइन करते हैं ब्रिटिश के साथ 1765 के अंदर। एंड वहाँ पे क्या है एक तरीके से एग्रीमेंट होता है कि भाई अपनी आर्मी जो है वो नवाब नहीं रखेंगे, एंड जो आर्मी जो रहेगी वो क्या है ब्रिटिश आर्मी की रहेगी, एंड जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिप्यूटी सूबेदार जो है वो करेंगे। एंड ये डिप्यूटी सूबेदार जो है नॉमिनेट कौन करेगा? कंपनी करेंगे। अगर हम आफ्टर मैथ ऑफ बैटल की बात करें तो क्लाइव जो है इनको गवर्नर ऑफ बंगाल जो है बना दिया जाता है 1765 के अंदर। एंड यहाँ पे क्या है कि क्लाइव जो है अपने अनफिनिश्ड वर्क में लग जाते हैं इसको फिनिश करने के लिए, ताकि ब्रिटिश जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो बना पाए किसके अंदर? बंगाल के अंदर। फिर है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमको देखने को मिलता है, जो कि शुजा-उद-दौला, शाह आलम II को दोनों को क्या है रिजाइन करने पे मजबूर किया जाता है क्योंकि वो हार भी गए थे। तो कंपनी ने कुछ ट्रीटी जो है नवाब शुजा-उद-दौला के साथ किया, कुछ जो है शाह आलम II के साथ हम देखते हैं। तो पहला जो है ट्रीटी विद नवाब शुजा-उद-दौला, पहला क्या है शुजा जो है वो क्या है सरेंडर करेंगे किसको? इलाहाबाद को, और साथ ही साथ कारा को किसको? शाह आलम II को। एंड 50 लाख रुपए जो है वो क्या है एज अ वॉर डैमेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वो बलवंत सिंह को क्या है जमींदारी जो है वो बनारस का जो है वो फुल पोजीशन देंगे अपने स्टेट का, मतलब जो अवध स्टेट था उसका फुल पोजीशन किसको मिलना चाहिए? बलवंत सिंह को, जो कि किसके जमींदार थे? बनारस के थे। इन रिटर्न कंपनी जो है वो क्या है उनको फॉरेन इन्वेजन से जो है वो क्या करेगा? बचाएगा भी। ट्रीटी विद शाह आलम II की बात करें तो ये क्या है शाह आलम II जो है यहीं पे क्या है तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही हमको देखने को मिलता है कि जो दीवानी राइट्स है बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, वो क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देगा? 26 लाख रुपए देगा। साथ ही साथ क्या है जो निजामत फंक्शन है वो क्या है वो भी जहां पे मिलिट्री डिफेंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये भी क्या है दो चीजें, दीवानी भी और साथ ही साथ निजामत फंक्शन भी। निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दीवानी मतलब रेवेन्यू की बात करें, सिंपल सा दिमाग में रखना। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख रुपए देगी किसको? शाह आलम II को। और जो निजामत फंक्शन था उसके लिए क्या है 53 लाख रुपए 53 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देंगे। मतलब समझो एक तरफ क्या हो गया दीवानी, दीवानी में रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इसके लिए नवाब को पैसा देंगे, मतलब सॉरी एम्पायर को, शाह आलम II को पैसा देंगे 26 लाख रुपए। और शाह आलम II अपने स्टेट को मेंटेन करते, तो मेंटेन करते तो क्या होता है मिलिट्री मेंटेन करना पड़ता, डिफेंस मेंटेन करना पड़ता, पुलिस मेंटेन करना पड़ता, जस्टिस सिस्टम जुडिशियरी मेंटेन करना पड़ता। इस फंक्शन को भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब करेगा तो इसके इस फंक्शन को करने के लिए वो शाह आलम II से पैसे लेगा। कितना लेगा भाई? 53 लाख रुपए जो है शाह आलम II को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। एंड यही चीज है तो ओवरऑल देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पैसा मिल रहा है कहां से? शाह आलम II से, क्योंकि 26 लाख रुपए दे रहे हैं, 53 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है। मीर कासिम को क्या है डिथ्रोन कर दिया जाता है और बेचारे घूमते फिरते रहते हैं और जून 1777 के अंदर क्या है उनकी मौत जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमको देखने को मिलता है कि इंग्लिश पावर का डोमिनेंस नजर आता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। फिर दिल्ली का जो रोड है वो भी क्या है खुल जाता है। दीवानी राइट्स जो है वो बंगाल बिहार का वो और उड़ीसा का वो क्या है ब्रिटिश को मिल जाता है। बैटल ऑफ प्लासी क्या है इंग्लिश को एक पावरफुल फैक्टर बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल के अंदर, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर जो है वो क्या है उनको पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर काफी ग्रेट पावर जो है वो बना देता है एंड एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है सुप्रीमेसी ऑफ फुल कंट्री के लिए। मतलब अब क्या है पूरे तरीके से दावेदार हो चुके थे क्योंकि शाह आलम II को हरा दिया था जो कि मुगल एम्पायर थे। तो मुगल का ही बहुत सारा रीजन क्या हो गया उनके, या क्योंकि जब देश में क्या था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो स्टेट चल रहे थे वो भी मुगल को सामने से डिफाइन नहीं किए थे, क्योंकि ओवरऑल क्या है मुगल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर था, तो क्या है फोर्सेस काफी ज्यादा थी। तो हम देखने को मिलता है कि जब ये शाह आलम II को हरा दिया तो उनके लिए क्या हो गया कि बाकी जो छोटे मोटे राज्य थे वो भी इनकी सुजेनिटी को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है एक सबसे पावरफुल कंटेंडर के रूप में हमको नजर आ रहे हैं कि पूरे कंट्री के ऊपर क्या है सुप्रीम अथॉरिटी बन पाए। अब इंग्लिश जो है वो क्या है फेस करते हैं किसको? अफगान को और मराठाओं को, ठीक है। एंड यहीं पे क्या है कि हमको देखने को मिलता है कि उनको अफगानों और मराठाओं को कंट्रोल करना था ताकि वो फाइनल जो है जो एम्पायर है हिंदुस्तान के ऊपर वो जो एस्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रगल जो है सुप्रीमेसी में सबसे पहला क्या है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक थे कंपनी के एनेक्सेशन के, मतलब 1757 से लेकर 1857 के बीच में क्या क्या फीचर्स हमको कंपनी के नजर आते हैं कि कैसे एनेक्सेशन का मतलब कैसे जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे स्थापित होते चला जाता है और ब्रिटिश की सुप्रीमेसी जो है वो बढ़ती चली जाती है। सबसे पहला क्या है कि ब्रिटिश जो थे वो दिमाग से बहुत तेज थे और दिमाग से तेज होने के कारण क्या है मैक्सिमम जगह पे उनको क्या है, जैसे एग्जांपल तुमको देखो बैटल ऑफ प्लासी में क्या है जो कमांडर आया था उसी को अपने तरफ कर लिए तो बैटल लड़े भी नहीं और जीत भी गए। तो यहाँ पे क्या है कि वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक रेयरली ही करते थे, जनरली क्या है जो यूज ऑफ डिप्लोमेसी है उसी का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट हम देखते थे कि जो रेसिडेंट्स है उनको क्या है अपॉइंट करते थे, मतलब कि कंपनी के कमर्शियल एजेंट्स थे उनको वो जैसे बंगाल के अंदर डिफरेंट हम कह सकते हैं पोस्ट पे कर दिए उसको दिए वो क्या है वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को समझ के क्या है अपना काम भी कर रहा है। कुछ और भी पॉलिसीज हमको देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला जो पॉलिसी है वो है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस जो है ये सबसे पहले जो है डिवाइस किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो कि 1798 के अंदर था। यहाँ क्या है ब्रिटिश आर्मी जो है वो क्या है जो उनके एलाई है, मतलब कि वो किसी के साथ मान लो किसी एम्पायर के साथ डील किए कि भाई आप जो है हमारे एलाई हो गए। अब इन एलाई के यहाँ क्या है बोला जाता था कि एलाई जो है वो खुद का आर्मी मेंटेन नहीं करेगी, ब्रिटिशर जो है वो मेंटेन, आप टेंशन मत लीजिए हम आपकी जगह क्या है आपको प्रोटेक्शन जो है वो देंगे तरीके से। तो ब्रिटिशर जो थे वो क्या है जो टेरिटरी थी अपने एलाई की वहाँ वो रहते थे ब्रिटिश आर्मी मेंटेन जो है वो करते थे वहाँ पे आर्मी को, लेकिन उस आर्मी को मेंटेनेंस का जो खर्च है वो कौन देगा? वो एम्पायर वो एलाई देगा। बदले में ये क्या है उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना प्रोटेक्शन इतना ध्यान रखने की उनको कोई चिंता नहीं थी। मेन चीज था कि वो सामने जो एम्पायर है खुद का आर्मी मेंटेन ना करे कि आर्मी तो मेरा रहेगा, हम जब चाहे वहाँ के किंग को क्या हटवा सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो उनका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जाएगा एंड जो फ्रेंच थे उनका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या हो जाएगा वो एक तरीके से सप्रेस रहेगा या घटेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जिसको बफर स्टेट कहते हैं। 61 से लेकर 1813 तक ये जो है वो फॉलो किया गया, मतलब 1761 से लेकर 1813 के बीच में ये गवर्नर जनरल जो वैरन हास्टिंग थे इनके द्वारा जो है डिवाइस किया गया था। इसमें क्या सिंपल सा चीज है देखो यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं जैसे कंपनी के चारों तरफ समझो बफर स्टेट है।
चारों तरफ बफर स्टेट के आर्मी को कौन मेंटेन कर रहा है? कंपनी मेंटेन कर रहा है, लेकिन पे जो है वो कौन दे रहा है? स्टेट दे रहा है। अब जब भी बाहर से कोई अटैक होगा तो डायरेक्टली क्या है, कंपनी बिल्कुल ही सिक्योर है, चारों तरफ क्या है, बफर स्टेट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमको पॉलिसी देखने को मिलता है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या है, वाइडली जो है फॉलो किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से लेकर 56 के बीच में, जहां किंगडम जिनके कोई मेल हायर नहीं रहते हैं वो क्या है, कंपनी को एनेक्स कर लेता है। इसका एग्जांपल जो हमको देखने को मिलता है, जैसे सतारा को एनेक्स किया गया था 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849 में, बागत को 1850 के अंदर, उदयपुर को 1852 के अंदर, झांसी को 1853 के अंदर। हमने झांसी पढ़ा भी है कि जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मी, उनको कोई मेल हायर नहीं था, ठीक है। नागपुर की बात करें तो 1854 के अंदर जो है वो क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि वो एनेक्स जो है वो कर लिया गया था कंपनी के द्वारा। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर की बात करें तो सबसे पहले अगर मैसूर रीजन को देखें तो डेक्कन में क्या है, ये वाला पार्ट है, नीचे के साइड देखो यहाँ पे मालाबार कोस्ट जो है वो प्रेजेंट है। ये रन होता था विजयनगर एम्पायर के बाद, क्या है उनकी ही वाइस रॉयल्टी थी जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एक्ट करती थी, एंड ये एक हिंदू डायनेस्टी के अंदर था जिसको वोडिया डायनेस्टी कहते हैं। यहीं पे क्या है, चार ग्रुप्स का क्या है कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसको क्वाड्रिएंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। एक तरफ मराठा है, इंग्लिश है, निजाम है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो चारों के बीच क्या है, इस रीजन को लेकर क्या हमें कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिलता है, जहां रिपीटेड इन्वेजन हो रहा था मराठाओं के द्वारा, कहां पे, मैसूर के अंदर 1753 में, 54 में, 57 में और 59 के अंदर। निजाम भी क्या इन्वेड करते हैं 1755 के अंदर। इससे मैसूर का जो रीजन है वो बुरी तरीके से क्या है बैंकरप्ट हो जाता है, क्योंकि हर बार ये आते थे, अटैक करते थे और फिर एक तरीके से जो बहुत सारा क्या है ट्रेजर जो है लूट के जाते थे, या हम कह सकते हैं कि उससे बचने के लिए कि जो मैसूर रीजन है वो क्या है प्रोवाइड करता था हेवी डिमांड्स को पूरा करता था। तो डिमांड पूरा करते करते बिल्कुल ही बेचारा क्या हो गया, बैंकरप्ट जो है वो हो गया। एंड इसी कारण से क्या है, मैसूर क्या है पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा फर्टाइल हो सकता है, फर्टाइल ग्राउंड हो सकता है, हम कह सकते हैं कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अपना उतना स्ट्रॉन्ग आर्मी देखने को नहीं मिलता है। तो बाकी जो भी इन्वेड करते थे वो क्या है इनके रिसोर्सेस को लेकर जाते थे, साथ ही साथ इस रीजन को कब्जा करना चाहते थे। यहाँ पे क्या है कि इसी सिचुएशन को पहले से ही क्या है पॉलिटिकली वीक हो गया था वोडिया डायनेस्टी के अंदर, तो यहीं पे क्या है एक हम कह सकते हैं हैदर अली के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो खुद को क्या है एक डी फैक्टो रूलर जो है घोषित कर देते हैं, वो एक्ट करने लगते हैं मैसूर रीजन का। तो यहीं से कहानी जो है शुरुआत होती है। हैदर अली से हमें याद रखना है 1761 के अंदर क्या है ये खुद को एक डी फैक्टो रूलर जो है मैसूर का डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद से हमको एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम एंग्लो मैसूर वॉर्स को देखें तो टोटल 4 वॉर है, ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि एंग्लो कह रहे हैं इंग्लिश के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैसूर जो है मैसूर के बीच में वॉर होता है। पहला याद रखना है 1767 से लेकर 69, दूसरा 80 से लेकर 84, तीसरा 90 से लेकर 92 और चौथा और लास्ट जो हमको देखने को मिलता है जिसमें हम देखेंगे टीपू सुल्तान की जो है मौत हो जाती है, ठीक है, 1799 के अंदर। तो पहला जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है, इसका मेन रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से सबसे पहले क्या है इंग्लिश और निजाम जो है आपस में ट्रीटी करते हैं 1766 में, और दोनों मिलकर क्या है मैसूर को अटैक करते हैं, ठीक है। तो 1766 के अंदर क्या है इंग्लिश के साथ कौन है, निजाम है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। फिर दूसरी ओर देखो कि मराठा जो है यहाँ पे क्या है कि ये अटैक करते हैं जनवरी 1767 को, एंड ये जब अटैक करते हैं तो हैदर अली जो है मराठा को एक तरीके से क्या पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इनको क्या है 30 लाख का पेमेंट भी जो है वो करते हैं। फिर हमको देखने को मिलता है कि मैसूर और आरकॉट जो कि बगल के उसके रीजन थे उनमें क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी था। लेटर क्या है निजाम जो है पहले वो 1766 के अंदर किसके साथ थे, इंग्लिश के साथ थे, लेकिन सितंबर 1767 में क्या है वो इंग्लिश को अबंडन करके मैसूर को ही क्या करते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या है रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला क्या हो गया कि पहला हो गया हमारा जो एंग्लो मैसूर वॉर 67 से लेकर 69 पे एंड होता है, जहाँ पे म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन होता है ईच अदर टेरिटरी का। रेस्टिट्यूशन कहते हैं कि भाई मान लो कि इन्होंने कुछ जमीन को कब्जा किया होगा, सामने वाले ने कुछ किया होगा, तो दोनों क्या है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे क्या अपने टेरिटरी को वापस क्या है ले लेंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश जो है वो क्या करती है, वो एक तरीके से हैदर अली को एक समझो कि क्या कह सकते हैं एक वादा एक प्रॉमिस करती है, ठीक है, कि वो जब भी क्या है फॉरेन इन्वेजन होगा या जब भी उसको कोई भी बाहर से इन्वेजन होगा तो इंग्लिश जो है वो क्या है सपोर्ट करेगी इसको हैदर अली को। नेक्स्ट अगर देखें तो सेकंड हमको एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलता है। इसका मेन रूट कॉज क्या था कि कंपनी जो कि क्या है एक तरीके से डील की थी, एक टर्म्स था उसका, वो अपनी टर्म को वायलेट की। क्यों? क्योंकि जो डिफेंसिव ट्रीटी था मद्रास में देखने को मिलता है हमको कि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 के अंदर इंग्लिश ने बोला कि हैदर अली भाई तुमको जो भी अटैक बाहर से होगा हम पहुंचाएंगे, लेकिन जब 1771 के अंदर मराठा जब अटैक करते हैं मैसूर रीजन को तो कंपनी जो है रिफ्यूज कर देता है कि भाई हम अटैक नहीं करेंगे। इससे मैसूर जो है वो काफी ज्यादा खफा भी हो जाता है। क्यों? तो मैसूर का यहाँ पे क्लोजनेस जो है देखने को मिलता है फ्रेंच के तरफ, ठीक है, जहाँ फ्रेंच जो है अपने मिलिट्री पोर्ट से या जो फ्रेंच पोर्ट था मालाबार कोस्ट के अंदर जिसको माहे कहते हैं, ये फ्रेंच पोर्ट था, यहाँ से क्या है मैसूर को आर्म्स जो है वो पहुंचा रहा था फ्रेंच ताकि लड़े वो। इंग्लिश जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है कि माहे को कैप्चर कर लेते हैं, एंड हैदर इस बात को लेकर क्या है बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है कि भाई ये जो पोर्ट है माहे का वो भले ही फ्रेंच का पोर्ट है लेकिन रीजन तो मेरा है, मतलब अगर इस पोर्ट को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश तो इसका मतलब क्या है ये डायरेक्टली क्या हो गया एक तरीके से चैलेंज हो गया हैदर अली को। यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है इनके खिलाफ क्या है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हैदर अली बनाते हैं। हैदर अली बोलते हैं निजाम भाई आप मेरे साथ दो, मराठा तुम भी साथ दो, क्योंकि ये फिरंगी है इसको मारा जाए, इसको भगाया जाए यहाँ से। तो तीनों मिल जाते हैं, हैदर अली निजाम मराठा, ये तीनों मिलकर क्या है कॉमन एनिमी के खिलाफ यानी कि इंग्लिश के खिलाफ जो है वो जंग लड़ते हैं। कोर्स ऑफ द वॉर की बात करें तो 1780 के अंदर क्या है हैदर जो है अटैक करते हैं कर्नाटक रीजन को और आरकॉट को कब्जा कर लेते हैं। कर्नाटक को मतलब कर्नाटक रीजन को एक तरीके से अटैक करके आरकॉट जो कि तमिलनाडु में स्थित रीजन है इसको क्या है कब्जा कर लेते हैं। एंड वहाँ पे प्रेजेंट जो इंग्लिश आर्मी के कर्नल थे, ठीक है, कॉलोनल जिनको कहते हैं बेलीज, इनको क्या डिफीट भी कर देते हैं। फिर क्या इंग्लिश सोचती है कि नहीं ये मैसूर जो है ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तीनों मिल गया, मराठा भी मिल गया है और निजाम भी मिल गया, मैसूर भी मिल गया, तो इन तीनों के अगेंस्ट हम नहीं जीत सकते, पहले मराठाओं और निजाम को क्या है हैदर अली की साइड से सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख के क्या है इंग्लिश जो है वो क्या है सेपरेट करते हैं निजाम और मराठा को कहाँ से, हैदर की साइड से। फिर क्या है हैदर जो है वो इंग्लिश के द्वारा क्या है डिफीट कर दिया जाता है पोर्ट नोवो के अंदर नवंबर 1781 में, ठीक है। तो 1781 में क्या है इंग्लिश जो है वो डिफीट कर देती है हैदर को पोर्ट नोवो के अंदर। 1782 में फिर क्या है हैदर जो है वो इंग्लिश को डिफीट करता है इंग्लिश आर्मी को विच वाज लेड बाय कर्नल ब्रैथवेट, और ब्रैथवेट को क्या है प्रिजनर के रूप में भी क्या है लेके चला जाता है। फिर हैदर की मौत जो है हम कह सकते हैं 7 दिसंबर 1782 के अंदर हो जाता है। एंड इसके बाद क्या है उनके बेटे टीपू जो है वो वॉर जो है कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है वॉर तो कंटिन्यू करते हैं लेकिन कंप्लीट विक्ट्री को अचीव नहीं करते। रिजल्ट क्या है फिर एक ट्रीटी जो है होता है जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं, जो कि मार्च 1784 में देखने को हमको मिलता है। अगेन इसमें क्या हो गया जो भी टेरिटरीज को कब्जा किया गया था पहले फिर वापस उसको ले लिया जाता है, जिसको हम म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरीज कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमको तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलता है 1790 से लेकर 92 के बीच में। इसका रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है एक तरफ टीपू क्या है ये चाहता है कि ब्रिटिश को क्या है एलिमिनेट कर दिया जाए, इंडिया से ही भगा दिया जाए, इसीलिए क्या है कि जो एक्सपोर्ट है सैंडलवुड का, पेपर का, कार्डमन का, ये अपने पोर्ट से क्या है किंगडम के अपने पोर्ट से क्या है एक तरीके से बैन कर देता है कि भाई जो भी सामान जो एक्सपोर्ट है ये सारे सामान जो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट अपने लोकल मर्चेंट्स को क्या है कि डिसअलाउ करता है, बोलता है कि मना एक तरीके से रोक देता है कि भाई आप जो है ट्रेड नहीं करिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्योंकि ये फॉरेनर से ये इनसे तो हमारी लड़ाई हो रही है, ये एक तरीके से हमारे एनिमी है, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो क्या है ब्रिटिश बहुत ही ज्यादा चालाक थे, उनको पता था कि उनको क्या करना है, लेकिन जब भी सिचुएशन वर्स्ट होता था ना जब उनके हाथ में नहीं रहता था तो तुम समझौता पे आ जाते थे, अभी समझौता कर लेते, लेकिन एक्चुअल में क्या है जितने भी ट्रीटीज ब्रिटिश के द्वारा किए गए हैं वो असल में क्या है ब्रीडिंग टाइम के रूप में ब्रिटिश उसका यूटिलाइज करते थे, फिर से खुद को क्या तैयार करते थे, फिर वो अटैक करते थे, फिर काम वही करते थे, लेकिन जब उनके कंट्रोल से चीजें चली जाती थी बाहर चली जाती थी वो ट्रीटी तुरंत ही साइन कर लेते थे, ठीक है। तो ब्रीडिंग जो है हम कह सकते हैं ब्रिटिश जो है वो क्या है हर ट्रीटी को एक ब्रीडिंग टाइम के रूप में यूटिलाइज करते थे ताकि फिर से क्या अटैक कर सके मैसूर के ऊपर। नेक्स्ट एक हमको ट्राइपार्टाइट अलायंस देखने को मिलता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो
वो क्या है, दिमाग लगाते हैं कि टीपू को पहले हटाया जाए। तो टीपू के खिलाफ एक एंटी टीपू ट्रिपल अलायंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें इंग्लिश थे, निजाम थे हैदराबाद के, और मराठास थे। मतलब इस बार क्या हो गया, निजाम, मराठा और इंग्लिश क्या है, तीनों मिलकर क्या है, टीपू के खिलाफ हो गए। ठीक है, और टीपू को यह एहसास भी हो जाता है कि ये जो वॉर है वो इनएविटेबल है। ठीक है, इसके कारण से क्या है कि टीपू जो है वो क्या है, हेल्प लेने की कोशिश कर जाता है। वो जो टर्की है या तुर्क है उनसे क्या है, मदद जो है मांगता है। एंड इसके कारण क्या है कि मदद मांगने के लिए वो अपने एम्बेसी को क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो सेंड करता है 1784 के भी अंदर, फिर अगेन 1785 के अंदर, एंड फिर क्या है, फ्रांस भी भेजता है, फ्रेंच के यहाँ भी अपने एम्बेसी को या एम्बेसडर को भेजता है 1787 के अंदर। अगर हम डिस्प्यूट की बात करें तो यहाँ पे क्या डिस्प्यूट था, मतलब टीपू मैसूर भी काफी डिस्प्यूटेड रीजन था, हमेशा क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड मराठा हम निजाम कह सकते हैं, आपस में भी वहाँ जो रीजनल डिस्प्यूट था वो भी देखने को मिला था कि टीपू से भी रीजनल डिस्प्यूट था आसपास के राजाओं को। एक है राजा ऑफ ट्रेवनकोर, दूसरी तरफ है टीपू। टीपू जो है कंसीडर करता था कि कोचिन जो है वो उसका क्या है, ट्रिब्यूटरी स्टेट है। ठीक है, एंड लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो राजा थे वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं जाई कोटाई और क्रेंगानोर को डच से। ठीक है, कोचिन स्टेट में अब क्या होता है देखो, यहाँ पे एक थे राजा ऑफ ट्रेवनकोर, ये क्या है, खरीदे डच से इन दोनों रीजन को, जाई कोटाई को हम कह रहे हैं और क्रेंगानोर को कह रहे हैं, दोनों डच से खरीदते हैं, जो कि कोचिन स्टेट का पार्ट है। और टीपू मानता था कि कोचिन जो है क्या है, उसका पार्ट है। तो एक तरीके से डच से वो कैसे खरीद सकते हैं जबकि रीजन किसका है, टीपू का है। तो इसी वजह से टीपू जो है वो अटैक कर देता है किस पे, कोचिन स्टेट में। यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ वॉर की बात करें तो यहाँ पे 1790 के बीच में टीपू जो है वो इंग्लिश को क्या है, हरा देता है एक तरीके से। इंग्लिश की आर्मी जो है विच वाज लेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो मार्च करते हैं वेलोर से एंड अम्बेर से बैंगलोर की ओर एंड अप्रोच करते हैं कहां पे, सेरिंगापट्टनम के अंदर। मराठा और निजाम की मदद से क्या है, इंग्लिश जो है वो क्या है, फोर्स करते हैं टीपू को एक ट्रीटी को साइन करने के लिए, जिसको ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम कहते हैं, जो कि 1792 के अंदर। तुमको याद रखना कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक चीज क्या है, टीपू जैसे क्या है, इंग्लिश को डिफीट करता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो चल देते हैं कि भाई अब जो है उस रीजन में हमको पहुंचना है। तो ये डिफरेंट क्या है, जो बटालियन है उसको लेकर पहुंचते हैं सेरिंगापट्टनम, एंड मराठा और निजाम की मदद से क्या है, उनके कारण क्या है, एक तरह से फोर्स करते हैं, मतलब एक प्रेशर जनरेट कर देते हैं टीपू पे, एंड जबरदस्ती क्या है, टीपू से एक ट्रीटी जो है वो साइन करवाते हैं, जिसको ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम कहते हैं 1792 के अंदर। रिजल्ट अगर देखें तो ब्रिटिश जो है वो एक्वायर करता है इस रीजन को, बारामहल को, डिंडीगुल को, मालाबार को। मराठा जो है वो तुंगभद्रा साइड को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। निजाम जो है कृष्णा से कन्नड़ रीजन को क्या ऑक्यूपाई करते हैं। टीपू को हेवीली क्या है इसमें लॉस झेलना पड़ता है, क्योंकि 3 करोड़ रुपए का वॉर इंडेमनिटी जो है वो देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो यहाँ पे टीपू को बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ता है, क्योंकि एक तो उसका रीजन भी जाता है बहुत सारा और साथ ही साथ उसको पैसा भी देना पड़ता है। लास्ट हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1799 के अंदर है। इसके रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो होता क्या है कि जैसे क्या है, उड़िया डायनेस्टी के रूलर जो है लास्ट, क्योंकि देखो एक नॉमिनल रूलर तो चल ही रहे थे, मतलब उनका मतलब तो उड़िया डायनेस्टी का चल रहा था, कंट्रोल कौन, हैदर अली और टीपू ही कर रहा था। ठीक है, वो डी फैक्टो रूलर था, डी फैक्टो रूलर। लेकिन एक्चुअल क्या है, जो अगर हम देखें तो वाकई में रूलर कौन थे, जो उड़िया डायनेस्टी के जो वंशज थे वही थे। लेकिन जैसे ही रूलर उनके क्या है डेथ करते हैं तो टीपू जो है खुद को सुल्तान जो है डिक्लेयर कर देता है। तो नाम भी सुनते हैं टीपू सुल्तान, तो वो यहीं इसी के बाद से टीपू सुल्तान। ठीक है, इनका क्लोजनेस भी था फ्रेंच के साथ। 1798 के अंदर क्या है कि जो सेरिंगापट्टनम है यहाँ पे क्या है, एक जेकोबिन क्लब जो है वो एस्टैब्लिश होता है, और साथ ही साथ क्या है, फ्रेंच जो फ्लैग है वो भी क्या है फहराया जाता है सेरिंगापट्टनम के अंदर। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो क्या है, अब इस चीज को डायरेक्ट क्या है समझ गए थे कि ये क्या है, फ्रेंच के साथ मिल रहा है, तो इसलिए क्या है वेलेस्ली जो है डायरेक्टली क्या है चार्ज करते हैं अगेंस्ट टीपू। कॉज ऑफ वॉर की बात करें तो टीपू जो है वो इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के द्वारा क्या है डिफीट कर दिया जाता है। अब यहीं पे क्या है, मैसूर का इंडिपेंडेंस खत्म होता दिखता है। रिजल्ट क्या है कि टीपू जो है उनकी मौत हो जाती है। इंग्लिश जो है बहुत सारे रीजन को ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं, जैसे कन्नर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, वायनाड हो गया, धरपुरम हो गया, एंटायर जो मैसूर का कोस्टलाइन था वो सारे के सारे कोस्टलाइन को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंग्लिश। फिर क्या है, जो फॉर्मर हिंदू फैमिली था यानी कि उड़िया डायनेस्टी, उनके ही एक लड़के को क्या है गद्दी पे बैठा देते हैं, और साथ ही साथ क्या है उस पे सब्सिडियरी अलायंस जो इंपोज कर देते हैं, मतलब उसकी आर्मी कौन मेंटेन करेगा, आर्मी मेंटेन करेगा एक तरीके से ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास। इसके पॉलिटिकल्स अगर हम सिनारियो की बात करें तो शिवाजी के पोते जो थे साहू थे, एंड साहू ने फिर फर्दर क्या है बालाजी विश्वनाथ को पेशवा जो है बनाया था, जो कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे मराठा एम्पायर के। टोटल एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो 3 लड़े गए हैं। मैसूर के कॉन्क्वेस्ट के बाद जो 1799 मतलब 1799 से लेकर 1800 के बीच में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या मराठा ही इकलौते क्या बच जाते हैं जो कि ब्रिटिश के अंदर कंट्रोल के अंदर नहीं था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो 1775 से लेकर 82 के बीच में देखने को मिलता है। रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या मराठा के अंदर ही क्या टसल था कि पेशवा जो है वो क्या है कौन बनेगा। ठीक है, इसी का ब्रिटिश जो है फायदा उठाते हैं, फिर ब्रिटिश क्या इंटरवीन भी करते हैं, हेल्प करते हैं रघुनाथ राव को कि वो जो है पेशवा बन जाए, और इन रिटर्न क्या है, इन रिटर्न जो है रीजन सेल्सीट और बेसिन जो है वो पेशवा जो है यानी कि रघुनाथ राव जो है ब्रिटिश को देते हैं। इसी को ट्रीटी ऑफ सूरत कहते हैं, जो कि 1775 में जो है वो ट्रीटी जो है रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच जो है वो होता है। जितने भी मराठा चीफ थे जो कि नाना फर्नीस लीड कर रहे थे, और जो साउथ इंडियन पावर्स जो थे, जो कि हैदर अली के अंदर और निजाम, तीनों ही मिलकर क्या है, मतलब एक तरफ क्या हो गया, रघुनाथ राव क्या बन गए, पेशवा बन गए, और जो अदर मराठास थे, ठीक है, जो कि रघुनाथ राव को नहीं चाहते थे कि वो पेशवा बने, वो क्या है, वो एक तरीके से अलायंस बना लेते हैं किसके साथ, तो हम देखते हैं हैदर अली और निजाम के साथ, और वॉर जो है डिक्लेयर कर देते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। यहीं पे क्या है, फिर उसके बाद से हमको देखने को मिलता है कि ट्रीटी ऑफ सलबई के हिसाब से क्या है कि दोनों ही पार्टीज जो है वो एग्री करती है, मतलब एक तरफ क्या हो गया मराठा निजाम और हम कह सकते हैं हैदर अली हो गए, दूसरी ओर क्या हो गया इंग्लिश हो गए प्लस रघुनाथ राव, ये दोनों ही क्या है एक दूसरे से एग्री करती हैं, और जो भी वॉर के दौरान क्या है टेरिटरीज को कॉन्कर किया गया था उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर रघुनाथ राव को क्या है, फिर उनको रिटायरमेंट ले लिया जाता है, दे दिया जाता है, उनको क्या पेंशन भी देना चालू कर दिया जाता है। मतलब रघुनाथ राव जो पेशवा बने थे वो क्या है अब पेशवा नहीं रहते हैं। आउटकम हमको क्या देखने को मिलता है कि मराठा को इस ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ सलबई से क्या है 20 साल का एक तरह से पीस जो है एस्टैब्लिश होता है। ब्रिटिश जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करते हैं मैसूर पे इस दौरान, ठीक है, और ट्रीटी जो है वो सक्सेसफुल होता है वॉरेन हेस्टिंग के पार्ट में, मतलब ब्रिटिश के लिए एक तरह का सक्सेसफुल जो है ये ट्रीटी देखने को मिलता है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें, इसके रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो यहाँ फिर से क्या है इंटरनल इशूज जो है मराठा के अंदर स्टार्ट हो जाता है, एंड जो वेलेस्ली का एग्रेसिव पॉलिसी था इंटरफेरेंस का इंटरनल अफेयर्स में, वो भी हमको देखने को मिलता है कि इसी के कारण क्या है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर फिर से होता है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो लास्ट कैपेबल लीडर्स कौन थे मराठा के अंदर, तो इनमें कमी हो गया था। जैसे एक लास्ट में अगर देखें तो महजी सिंधिया थे, अहिल्याबाई होलकर थे, पेशवा माधव राव टू थे। फिर उसके बाद से जितने भी लीडर्स आए, चाहे वो पेशवा बालाजी हो, दौलत राव सिंधिया हो, यशवंत राव होलकर हो, ये सारे क्या थे इनकैपेबल लीडर्स थे। तो ये भी कारण रहा कि ब्रिटिश जो है काफी ज्यादा हावी होते चले गए। रिजल्ट की बात करें सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, तो ट्रीटी ऑफ बेसिन हमें देखने को मिलता है 1802 के अंदर, जहां पे सब्सिडियरी अलायंस जो है वो पूना के अंदर साइन होता है, एंड बेसिन के अंदर क्या है जितनी भी ट्रीटी है वो साइन होता है इन बिटवीन दीज पर्संस। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच, फिर गायकवाड़ एट बड़ौदा रहते हैं, सिंधिया एट ग्वालियर, होलकर एट इंदौर और भोसले एट नागपुर, तो इनके बीच में क्या है कि एक तरह से समझौता भी जो है वो होता है। सेकंड वॉर की बात करें जो कि ब्रिटिश को क्या है एक तरीके से पैरामाउंट पावर दे दिया था इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के दोनों चीज की मतलब सबसे ज्यादा देखा जाए तो उनकी डिप्लोमेसी को मानना पड़ेगा कि वो धीरे क्या है कैसे करके क्या है डिवाइड एंड रूल के हिसाब से क्या है काम कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में देखें तो 1817 से लेकर 18 तक हमको याद रखना है। देखो यहाँ पे 17 से लेकर 18 के बीच में जहाँ पे गवर्नर जनरल हास्टिंग जो रहते हैं वो सिंधिया को क्या है एक्सेप्ट करवा लेते हैं ब्रिटिश की सोसाइटी को, एंड जो भी पेशवा की आर्मी थी भोसले की होलकर की थी, उन आर्मी को क्या डिफीट भी कर देते हैं। तो एक तरफ क्या है गवर्नर जनरल हास्टिंग जो है वो सिंधिया को क्या है कंपेल करा के अपने हम कह सकते हैं प्रभुत्व को क्या है एस्टैब्लिश कर लिए। दूसरा क्या है कि जो पेशवा की आर्मी थी भोसले की और होलकर की तीनों को क्या डिफीट भी कर देते हैं, जिसके कारण कंप्लीट सबजुगेशन यानी कि एक तरीके से जो
मराठा जो थे वो पूरी तरीके से झुक गए थे ब्रिटिशर्स के आगे। पेशवा को क्या हटा दिया जाता है, डिथ्रोन कर दिया जाता है, और बंगाल कह रहे बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है वो क्या है उसको एनलार्ज करके इन सारे रीजन को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। स्मॉल किंगडम जो है क्रिएट कर दिया जाता है सतारा का, एंड वहाँ पे क्या है जो डिसेंडेंट थे शिवाजी के उनको क्या है थमा दिया जाता है कि भाई तुम जो है रूल करो, तुम राजा और रूल करो एक छोटा सा किंगडम को, बाकी जो रीजन है उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा होता है। तो यहीं से हमको देखने को मिलता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो खत्म होता है, एंड मराठा जो है अल्टीमेटली सतारा रीजन नहीं रह जाते, बाकी जो है कब्जा जो है वो क्या है ब्रिटिशर्स का हो जाता है। इसके बाद से जो हमको पढ़ना है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सिंध जो है रीजन वो अपने क्या है कि जो ट्रेड के लिए जो है ओपन अप हुए थे ब्रिटिशर्स और सिंध के, मतलब आमिस में सिंध के अंदर जो आमिस थे इनके बीच क्या है ट्रीटी जो है वो साइन होती है। आमिस जो है वो एग्री हो जाते हैं सब्सिडियरी अलायंस के, और 1839 में क्या है इंपोज भी कर दिया जाता है सब्सिडियरी अलायंस, और ये सब्सिडियरी अलायंस जो है इंपोज बाद में होता है, पहले जो ट्रेड है वो स्टार्ट होता है 1832 में। तो हमको याद जो रखना है वो ये है कि 1832 से क्या है जो है वहाँ पे क्या है वो ब्रिटिशर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे थे एंड ट्रेड जो है वो कर रहे थे। बाद में जाके उन ब्रिटिशर्स को लगा होगा ऐसा कि सिंध भी में भी क्या हो सकता है, बाद में रिवोल्ट हो सकता है, तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्या है वो पहले ही सब्सिडियरी अलायंस जो है वो विदाउट वॉर जो है वो साइन करवा लेते हैं 1839 के अंदर। फिर यहाँ पे क्या है ब्रिटिशर्स जो है वो आमिस को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देते हैं। सिंध जो है फाइनली क्या है 1843 के अंदर क्या है एनेक्स हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या है एनेक्स होता है एक कैंपेन के द्वारा जो कि लेके कौन लीड कर रहे थे, सर चार्ल्स नैपियर। ठीक है, तो नैपियर का नाम याद रखना कि सिंध से रिलेटेड है, सिंध के एनेक्सेशन या कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड है। सिंध का एनेक्सेशन अगर हम देखें तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का ही आउटकम जो हमको देखने को मिलता है यहाँ, मतलब और ओवरऑल अगर देखा जाए जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या है इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया गया था कि अगर कोई तुमसे वॉर डिक्लेयर भी नहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, बस ट्रेड कर रहा है, फिर तुम जाके क्या है उसको हटा के खुद ही क्या है कंट्रोल ले लिया हाथ में। तो वॉर होता कोई डिफाई तुम्हारी पॉलिसी को करता तुम उसको अटैक करते, वो पहले क्या मतलब अटैक किए बिना कब्जा कर लिया उस पर, तो इसी को क्रिटिसाइज भी जो है वो किया गया था। इसके बाद से हमको पढ़ना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब के बारे में। महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद क्या है पूरे लाहौर के अंदर क्या है, लाहौर के किंगडम के अंदर क्या है एनार्की हो जाता है, अराजकता जो है वो फैल जाता है, एंड इसके कारण क्या है कि जो भी स्ट्रगल है डोमिनेशन का वो स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या है इसके बाद से हमको एंग्लो सिख वॉर जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे जो सिख आर्मी थी, मतलब देखो लाहौर किंगडम के अंदर जितनी भी वहाँ पे आर्मी थी, ठीक है, सिख किंगडम के अंदर जो रेगुलर ट्रूप्स थी वो यूरोपियन लाइन्स पे क्या है फुल्ली तरीके से ट्रेन थी, आर्म्ड थी, जिसके कारण क्या है कि वो काफी हद तक क्या है इंग्लिश के ही इक्विवेलेंट जो है वो देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, फिर जो मेजर कॉज है आउटब्रेक का एंग्लो सिख वॉर का वो स्टार्ट होता है कि जब सिख आर्मी जो है रिवर सतलज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं 12 सितंबर 1845 के अंदर, जहाँ पे पहले से ही इंग्लिश ने क्या है वार्निंग दिया था कि भाई तुम इधर क्रॉस करके मत आना, जबकि क्या है ये ट्राई करते हैं कि भाई हम क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से पहला एंग्लो सिख वॉर जो है वो स्टार्ट होता है 45 से लेकर 46 के बीच में, मतलब 1845 से 46 के बीच में। कॉज की बात करें तो रंजीत सिंह के बाद मैंने बताया कि एनार्की जो है वो फैल जाता है पूरे पंजाब रीजन के अंदर। रंजीत सिंह पहले भी अपने जीवित रहने के समय भी क्या है कि वो जानते थे कि ब्रिटिश से खतरा हो सकता है, फिर भी वो कोई भी एफर्ट नहीं लगाए थे जो भी पेंडिंग इशूज था ब्रिटिशर्स के साथ वो सॉल्व करने के लिए, और अपनी आर्मी को ओवर एस्टिमेट करके बैठे थे कि ये इंग्लिश को आसानी से क्या है हरा सकती है। और डिस्पाइट इंग्लिश वार्निंग जो है वो क्या है क्रॉस भी करते हैं, एक बार 1809 में किया भी था उन्होंने कहाँ पे सतलज रिवर को, एंड बाद में जाके फिर हमको देखने को मिलता है कि जो सिख आर्मी है वो 1845 के अंदर 12 सितंबर में अभी मैंने बोला वो फिर से क्या क्रॉस करते हैं। बाद में रंजीत सिंह की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और जो टास्क है डीलिंग का जिसके साथ वो क्या होता है सबसीक्वेंट रूलर्स पे वो छोड़ के चले जाते हैं। रंजीत सिंह के बाद क्या है 3 रूलर्स की जो है वो हत्या हो जाती है, एक है खरक सिंह, दूसरे है नौनिहाल सिंह, तीसरे थे शेर सिंह। 6 साल के अंदर मतलब 39 से लेकर 45 के बीच क्या है इन 6 सालों में क्या है कि तीनों की हत्या जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो हो जाती है। रंजीत सिंह के बाद क्या है उनके 5 साल के बेटे दलीप सिंह जो है वो बनते हैं हम कह सकते हैं सक्सीड करते 1845 में। अब क्योंकि वो बच्चा था तो क्या हो गया लीड ऑब्वियसली नहीं कर पाया, तो कोई भी कंट्रोल नहीं था आर्मी के ऊपर, तो आर्मी ऑटोमेटिकली क्या थी बिल्कुल ही एनार्की फॉर्म में थी, मतलब खुद मनमाजी मतलब जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। ठीक है, जो ब्रिटिश का पॉलिसी था इनसर्कलमेंट ऑफ पंजाब, इसके कारण जो सिक्स थे वहाँ पे वो क्या हो गया वो फियर हो गया उनको, मतलब ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि चारों तरफ से पंजाब को छोड़ के अटैक नहीं कर रहे थे, चारों तरफ क्या है एक तरीके से वो अपने आर्मी या ट्रूप्स को खड़ा कर दिए थे, जिसके कारण जो सिक्स है उनको लगा कि क्या है अब पूरा का पूरा पंजाब जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। तो इसी के डर में क्या है वो थे कि पूरा का पूरा जो पंजाब है उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर दिया जाएगा, एंड इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो क्या है पूरी तरीके से टूट जाता है। अब पूरा का पूरा पंजाब जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर आ जाता है, एंड एक्चुअल में जो रियल रूलर है वो क्या है ब्रिटिश के रेसिडेंट जो थे वहाँ पे पंजाब में वही बन जाते हैं। सेकंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें फिर स्टार्ट होता है 1848-49 के बीच में, जहाँ पे क्या है सिख आर्मी अपने पहले हार का बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। दूसरा जो सिख सरदार थे उनको कंटिन्यूसली क्या ब्रिटिशर्स जो है वो हमेशा क्या है मतलब हम कह सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करते थे, जिसके कारण क्या है कि वो भी क्या है काफी ज्यादा खफा थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो एंग्लो सिख वॉर जो है वो वेरियस रिवोल्ट के रूप में बैटल के रूप में लड़ा गया है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक है रिवोल्ट ऑफ मुलराज, गवर्नर थे मुल्तान के वॉलर थे, रिवोल्ट ऑफ शेर सिंह पहले क्या थे कि ब्रिटिशर्स के ही समझो कि कमांडर थे। जब मुलराज मतलब मुल्तान के गवर्नर रिवोल्ट करते ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो शेर सिंह को भेजा जाता है कि भाई जाके तुम उस रिवोल्ट को क्या है सप्रेस करो, लेकिन वो जाके क्या है वो ज्वाइन कर लेते हैं मुलराज को ही और अगेंस्ट ब्रिटिश ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जाके उधर मिलकर क्या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। जो शेर सिंह का रिवोल्ट है उसी का नतीजा क्या बैटल ऑफ रामनगर हमें देखने को मिलता है 1848 के अंदर, फिर बाद में जाके बैटल ऑफ जलियांवाला जो है 1849 के अंदर जो है देखने को मिलता है बिटवीन शेर सिंह एंड ब्रिटिशर्स के समय उस समय लॉर्ड गो जो थे वो थे, एंड फाइनली कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आता है। धीरे करके क्या है कि ग्रेजुअली जो सिक्स का पावर है वो डिक्लाइन हो रहा था, एंड फाइनली हमको अगर रिजल्टेंट हम देखें तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर का रिजल्ट क्या है एब्रोगेशन ऑफ किंगडम जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहीं पे क्या है हमारा जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है ये खत्म होता है।